सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कुछ सामाजिक मुद्दे के विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं और एक ऐसा सामाजिक मुद्दा, एक ऐसा सोशल इशू लेकर उपस्थित हुए हैं जो समाज में व्याप्त है और इतना गहराई से व्याप्त है जिसकी बातें हर कोई करता है, लेकिन उसकी बातें करने के बावजूद ना उसे समझना चाहता है, ना उसे समझाना चाहता है और ना ही उसे दूर करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समाज का हर व्यक्ति 100% उसमें लिप्त है, ऐसा नहीं है। कुछ देखिए, धरती वीरों से खाली नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस समस्या से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, जो समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में समाज का तबका इसमें लिप्त है। अच्छा, जाने अनजाने में भी है, ऐसा नहीं है कि सपोज करिए कि पूरी रणनीति के साथ है, जाने अनजाने में भी उसमें वो लिप्त है। और चूंकि संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट सिविल सर्विसेज में यह समस्या बार बार, चाहे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, मेंस में आती रहती है और चाहे निबंध के रूप में आती रहती है, चाहे बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें यह पूछा जाता है और प्रश्न के रूप में। देखिए, ये चीजें देखने में सरल लगती हैं। अच्छा, अगर ये समस्याएं सरल हैं तो देखने में सरल लगती है। बच्चा ये सोचता है कि बहुत इजी है, इसके बारे में हम कुछ भी लिख देंगे, लेकिन आयोग अगर कभी भी सरल प्रश्न आता है तो कुछ भी लिखने पर नंबर नहीं देता, वो भी जान रहा है कि ये सरल चीज है। जब तक आप उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आयोग आपको नंबर नहीं देगा। जनरलाइजेशन उत्तर का नंबर भी जनरलाइज होता है। सामान्य उत्तर देंगे तो सामान्य ही मिलेगा। तो वह समस्या है जातिवाद, कास्टिज्म, जातिवाद। नाम से आपको बिल्कुल ये लगा होगा कि ये तो बहुत ही सामान्य बात है, हर कोई जातिवाद की बात करता है, हर कोई अपने आप को किसी एक विशेष जाति का ही मानता है और भारत जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, भले वो अपने नाम से जाना जाता है, लेकिन जाति से भी जाना जाता है। और जिन लोगों का कोई नाम ही नहीं है वो तो जाति से ही जाने जा रहे हैं। और समस्या तो यह भी है कि व्यक्ति का काम भी उसी के जाति से निर्धारित हो गया है। ठीक है, समस्याएं देखिए, अब आप बहुत सारे समाजशास्त्री, बहुत सारे विश्लेषक ये कहेंगे, अरे भाई ये समस्या कहाँ है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जब शिक्षा का विस्तार हो गया, विज्ञान का विस्तार हो गया, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया, ये समस्या कहीं रसातल में चली गई है, नेपथ्य में चली गई। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये नेपथ्य में नहीं है, ये बिल्कुल प्रासंगिक समस्या है। और बल्कि समाज के एकीकरण को सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई धारणा पहुंचा रही है तो वह है कास्टिज्म, यानी जातिवाद। आज यहां उसके उठाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट या किसी भी परीक्षा को देने वाला जो एस्पिरेंट है, उसके लिए इस समस्या को गहराई तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि जीएस मेंस में कई बार आयोग जातिवाद को ध्यान में रख के सामाजिक समस्याओं के बारे में बात कर देता है। जैसे आप वो बोल देगा, क्या वोट के निर्धारक के रूप में, क्या भारतीय राजनीति में वोटों के निर्धारक के रूप में आप जातिवाद को कहां तक प्रासंगिक मानते हैं? मूल्यांकन करिए। अब जब आप जातिवाद समझ ही नहीं रहे हैं तो आप कैसे मूल्यांकन कर पाएंगे?
ऐसा प्रश्न में आया है। भारत में वोट निर्धारक तत्वों के बारे में आयोग ने पूछा है, और बहुत सारे लोग देंगे विकास, बहुत सारे लोग लिख देंगे शिक्षा का विकास, बहुत सारे लिख देंगे पार्टी के जो कैंडिडेट होता है उसके ऊपर। लेकिन असल में तो भारत में वोटिंग का सबसे बड़ा निर्धारक अगर कोई है तो वो जातिवाद है। समान जाति के लोग, बल्कि कई सारी पार्टियां जातिवाद के नाम पर बनी हुई हैं। वो अपने आप को एक विशेष जाति का अधिकृत प्रवक्ता या अधिकृत जिम्मेदार मानती है। वो मानती है कि वो जाति हमारी जागीर है, और तथाकथित भारत की भोली भाली जनता भी उनके इस बहकावे में आ जाती है। तो ये समस्या कोई गए दिन की बात नहीं है, ये भारत की सबसे भयानक समस्या है। और अभी इस मंच से मैं आपको दिखाऊंगा कि जातिवाद के ही कोढ़ ने भारत को कई बार हमें गुलाम बनने पर मजबूर किया, कई बार, एक दो बार नहीं। सबसे पहले इस समस्या को समझ लिया जाए, इसकी परिभाषा क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि यह समस्या से कैसे हम गुलाम बने। इस समस्या ने कैसे हमें विदेशी आक्रमणों से झेलने के लिए खोखला बनाकर रख दिया। मैं दिखाऊंगा कि भारत में मध्यकाल में हो चाहे प्राचीन काल में हो, इस जातिवाद की समस्या ने राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया और विदेशियों के लिए भारत को एक पनाहगाह बना दिया। ये दिखाऊंगा। इसी यहां मूल उद्देश्य हमारा यही है कि समस्या को हम समग्रता में वर्णन करें। हमें किसी जाति से नहीं लेना देना है, हमें जातिवाद से लेना देना नहीं है। हमारा महत्व में बस अपने देश से है, राष्ट्र से है। और राष्ट्र की कोई समस्या हो, हम उसका विश्लेषण निष्पक्ष रूप से करेंगे। अगर किसी जाति की बात आती, इसका मतलब नहीं कि हम उस जाति के विरोधी हैं, लेकिन अगर जातिवाद चल रहा है तो उसका विश्लेषण होगा। भारत की कोई जाति ऐसा नहीं कह सकती है कि जातिवाद के नाम पर पक्षपात नहीं किया गया। कोई जाति ऐसा नहीं कह सकती है, कोई दूध का धुला नहीं है। तो इस समस्या को सुनने में बुराई क्या है? और जितनी जल्दी हम इस समस्या को समझ लेंगे, हम भारत के वासी या हम भारत के नागरिक, हम भारत के जिम्मेदार नागरिक, नागरिक मत कहिए, जिम्मेदार नागरिक कहिए, अगर इस समस्या को अच्छे से समझ लेंगे तभी जाकर इस समस्या का निवारण हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय लोकतंत्र के बाधक में, लोग पूछते हैं भारतीय लोकतंत्र का बाधक क्या है, तो आतंकवाद बताते हैं, नक्सलवाद बताते हैं, गरीबी बताते हैं, भुखमरी बताते हैं, ये लोकतंत्र का बाधक बताते रहते हैं। मैं तो मानता हूं भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा जो बाधक है वो जातिवाद है, कास्टिज्म है, बहुत बड़ा बाधक है। बल्कि सारी समस्याओं को पैदा भी ये कर रहा है, बहुत बड़ी समस्याओं को। और ये हमारे संस्कृति में इस प्रकार घुल चुका है कि लोग इसको जान तो रहे हैं लेकिन पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये घुसा कैसे पड़ा है। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग जाति के बारे में जानते हैं। तो थोड़ी सा मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन करूंगा, फिर जातिवाद के बारे में बताऊंगा, उसका कारण बताऊंगा, उसका परिणाम बताऊंगा, फिर उसका निवारण बताऊंगा। किसी भी समस्या का अध्ययन ऐसे ही किया जाता है और हम लोग विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। यानी एग्जाम में, जब देखिए एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, सामान्य प्रश्नों पे आयोग, चाहे वो निबंध का प्रश्न पत्र ही क्यों ना हो, बहुत लोग सोचते हैं निबंध का प्रश्न पत्र आया तथ्य भर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। संघ लोक सेवा आयोग सबसे ज्यादा नंबर आपको विश्लेषण पर देता है। अगर आप उस प्रश्न को, उस समस्या को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि तथ्यों को भर देंगे, नंबर पा देंगे, ये बिल्कुल गलत है। आयोग हमेशा विश्लेषण पर नंबर देता है। आप समस्या के कैसे पूर्ण रूप से विश्लेषित कर पा रहे हैं,
क्या है क्या नहीं है, कैसे है, कहाँ है, किधर है, अगर ये है तो क्यों है। अगर इस चीजों को आप उभार नहीं पा रहे, उजागर नहीं कर पा रहे, आयोग नंबर नहीं देगा। ठीक है, 200 शब्दों में आप अब समस्या बहुत ज्यादा नहीं रह गया विश्लेषण करने का, लेकिन शुरुआती दौर में तो आयोग ये समझ ही जाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो आयोग को विश्लेषण करके आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर, और खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तो अब ज्यादा करके दिखाना है कि उनके समक्ष चुनौती है, एक नई चुनौती है जिसमें केवल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी सफल हो पा रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उंगलियों पे गिने जा रहे हैं। ऐसे समय में विश्लेषण ही हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से के बराबर लाकर खड़ा कर पाएगा। जाति क्या है? कास्ट। जाति सामाजिक संस्करण की एक ऐसी व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है जो अंतर्विवाही है। अच्छा, अंतर्विवाह जाति को ज्यादा सबसे बड़ा प्राणवायु है। जाति व्यवस्था जो है वो अंतर्विवाह के आधार पर ज्यादा प्राणवायु पाता है, ऑक्सीजन पाता है। ठीक है, जो खान पान, पेशा, रहन सहन के आधार पर अपने सदस्यों को क्या करता है, कुछ न कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है कि भैया शादी करो तो अपने जात पर। एक जमाना था कि खान पान लोग केवल अपने जाति के ही लोगों द्वारा करते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे, कहते थे इन्हीं को आगे बढ़ाओ, अन्य लोग बढ़ के क्या करेंगे। ये सब बहुत हुआ है भारत में, और भयानक स्तर पे हुआ। बहुत की बात छोड़िए, भयानक स्तर पर हुआ है। समस्या इतनी साधारण नहीं। अभी मैं ठोस एग्जाम्पल भी देकर इसको सिद्ध करूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा अपनी बात को। यहां कोई मनोरंजक भाषण थोड़ा देने आया हूं, भाषण नहीं है ये विश्लेषण है जो एक सिविल सेवा के एस्पिरेंट को जानना बहुत जरूरी है। सामाजिक संस्करण की एक व्यवस्था जो अपने सदस्यों को विवाह के नाम पर, लेकिन गतिशील व्यवस्था थी। लेकिन गतिशील कब थी ये भी बताऊंगा। जो अपने सदस्यों पर विवाह के नाम पर प्रतिबंध लगाती है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है ये, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये इस तरह से बटा हुआ संस्करण इसको बोलते हैं। तो वो विवाह के नाम पर प्रतिबंध लगाती है, खान पान पर प्रतिबंध लगाती है, रहन व्यवसाय के नाम पर भी प्रतिबंध लगाती है कि भाई यह जाति हो तो ये व्यवसाय करोगे, अगर स्वर्णकार हो तो सोना का काम करोगे, लोहार हो तो लोहा का काम करोगे। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अब कहाँ रह गया। आपके मन में आ रहा होगा, विद्यार्थी जन है, सोचते हैं कहाँ है। अरे कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, ये तो मैं जाना जो कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है, ये तो मैं जानना जो किस क्षेत्र में नहीं। आज भी व्यवसाय बड़े स्तर पर व्यवसायिक लोग कर रहे हैं। आज भी विशेष कर्म के काम अभी भी लोग, और छोड़िए नहीं है तो भी लोग अपने आप को गर्व महसूस करते कि भाई मैं फला जाति का हूं तो फला कर्म करूंगा, ये गर्व की बात है। और यही जातिवाद बढ़ा रहा है। कहते नहीं है लोग, तमाम संगठन बने हैं, तमाम पार्टियां बनी हैं, तमाम जाति के लोगों का समूह बन गया है। अच्छा, इतिहास के बड़े बड़े नायकों का नाम उठाएंगे, कहेंगे देखो ये फला जाति के थे, बस करो हम भी उसी जाति के हैं। अरे भाई, उस जाति में वीर अगर पैदा हुए हैं तो उस जाति में कायर भी पैदा हुए हैं। ऐसा थोड़ो है। ऐसे देश गुलाम बन गया। 700 वर्ष तुर्कों का गुलाम रहा, 150-200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा, पुर्तगाली, डच, इतने लोग आए, और भारत के पराजय का सबसे बड़ा कारण था भारतीयों की गद्दारी। सबसे बड़ा कारण था विश्वासघात। आखिर किसी जाति के व्यक्ति ने ही तो विश्वासघात किया होगा, क्यों नहीं? बिना जाति के हुए विश्वासघात कर दिया। वो बिना जाति का हुए वो विश्वासघात तो नहीं किया होगा। अच्छा, उस समय इसको ये लिया कि भाई फला मैं राजा बना रहा हूं, हमारे बगल वाला राजा ना रहे, तो उस समय ये सोचा होगा। लेकिन था किसी चीज से संबंधित था कि नहीं था, पहले ये समझ लीजिए। तो जाति सामाजिक संस्करण की व्यवस्था है, और
इन चीज गतिशील व्यवस्था है। विवाह के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, पेशा के आधार पर अपने सदस्यों पर वो कुछ न कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है। अब इसी जाति से जातिवाद पैदा हो, ठीक है ना। तो जातिवाद किसी पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति की वह भावना है, जातिवाद किसी विशेष जाति के व्यक्ति की वह भावना है। आप कह सकते दुर्भावना, भावना मत कहिए, वह दुर्भावना है जो उस व्यक्ति के मन में सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित के स्थान पर, यानी इन दोनों हितों को छोड़कर अपने जाति के हित के बारे में कार्य करने, सोचने और उन्हीं का भला करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो व्यक्ति जातिवाद से प्रेरित होगा वो ना ही राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचेगा, ना ही देश के भलाई के बारे में सोचेगा। इन दोनों के बजाय अपने जाति के सदस्यों के ही भलाई में सोचेगा, और सोचेगा ही नहीं, कार्य भी करेगा। यानी ऐसे जातिवाद की मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति के लिए राष्ट्र और देश तो कुछ होगा ही नहीं। उसके लिए जाति सर्वप्रथम होना चाहिए, क्या, राष्ट्र सर्वप्रथम है, और होगा क्या, जाति सर्वप्रथम है। अच्छा, उसको ऐसा लगेगा क्यों? उसको ऐसा क्यों लगेगा? देखिए, अच्छे इंसान की बात यहां नहीं हो रही। पहली बात, सिविल सेवा का चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो सिविल सेवा का शिक्षक हो, उसको जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, इन तमाम कुरीतियों से, इन तमाम अवगुणों से ऊपर उठकर बात करना है, क्योंकि वो किसी जाति का है ही नहीं, वो तो पूरे देश का है। मेरा मानना है कि सिविल सेवा एक ऐसी तैयारी है जो व्यक्ति के पूरे मनोभावना को ही एक सही दिशा में मोड़ देती है। सिविल सेवा की तैयारी व्यक्ति को गौरवान्वित करती है। तो ऐसी गौरवमयी तैयारी वाला व्यक्ति और उसका शिक्षक अगर है तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो किसी जाति धर्म का मेरे अनुसार से नहीं ना होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जाति सूचक शब्द लगा देने से कोई जातिवाद नहीं होता। मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जातिवाद का मतलब कैसे पैदा होता है। अपने नाम के आगे आप 4 बार जाति लगाइए, उससे कुछ बिगड़ने वाला, बनने वाला। मैंने देखा बहुत लोग कहे हैं कि जाति हटा दीजिए। अरे बेतुकी बात है, जाति कोई भौतिक अवधारणा थोड़ो है। जाति सबसे पहले एक मानसिक अवधारणा है। मन से तो निकालो भाई, तन से निकाल देने से क्या होगा, मार्कशीट पे निकाल देने से क्या होगा। मार्कशीट पे आप जाति सूचक शब्द हटा दोगे तो आप क्या उस जाति के सदस्य नहीं रहे। आज इस मंच से एक चीज आप जान लीजिए, दुनिया के समस्त भ्रष्टाचार का कारण यहां होता है, दिमाग। आप एक इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार कहां शुरू होता है। अब वो चाहे जाति का भ्रष्टाचार हो, चाहे धर्म का भ्रष्टाचार हो, चाहे देश का भ्रष्टाचार हो, चाहे राजनीति का भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रशासन का भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यवसाय का भ्रष्टाचार हो, कहीं का भ्रष्टाचार हो, सबकी शुरुआत यहीं से होती है, मन मस्तिष्क। और अगर यहां कुछ नहीं है ना तो बाहर होने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आपने अपने नाम के आगे 4 बार जाति लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन में आपके गंदगी नहीं है। इसीलिए देखिए, तमाम योग, बड़े बड़े संत महात्मा ने तन से ज्यादा मन के स्वच्छता की बात की। और जातिवाद रूपी राक्षस का जो सबसे बड़ा कारण है वो तन नहीं है, वो मन है। जातिवाद की परिभाषा मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति जातीय कल्याण की बात सोचता है बजाय देश के और समाज के। लेकिन
जातिवाद के दो पक्ष हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, पहला पक्ष है मनोवैज्ञानिक और दूसरा पक्ष है व्यावहारिक। अच्छा, लेकिन यहीं से शुरू होता है, मनोवैज्ञानिक से ही शुरू होता है। यानी जातिवाद से जो व्यक्ति पीड़ित है, सबसे पहले उसके अंदर मनोवैज्ञानिक भावना पैदा होगी, उसके मन में संकीर्ण सोच पैदा होगी, ठीक है ना। उस संकीर्ण सोच के माध्यम से वो केवल अपने जाति के बारे में, अपने जाति के भलाई के बारे में, अपने जाति के एकीकरण के बारे में सोचेगा। तो वो पहला स्तर क्या है, मनोवैज्ञानिक, कि पहले उसके मन में ऐसा बात आया, फिर क्या होगा, वो केवल व्यवहारिक स्तर पे क्या करेगा। यानी जातिवाद के दो पक्ष है, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक। मनोवैज्ञानिक के तहत उसके मन में ये दुर्भावना पहले आएगी, और व्यवहारिक मतलब ये होगा केवल उसके मन में दुर्भावना नहीं आएगी, बल्कि वह उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, उसको व्यवहारिक स्वरूप भी देगा, यानी उसके लिए काम भी करेगा। जो उसके लिए जातिवादी भावना उसके मन में आई, केवल उसको सोचा नहीं बल्कि उसको उसकी इंप्लीमेंट कर दिया, वो क्या हो गया, व्यवहारिक हो गया। यानी अपने जाति के लोगों के लिए अलग से कार्य करेगा, अपने जात के लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम करेगा, अपने जात के लोगों के लिए बिजनेस व्यवसाय में उसको आगे बढ़ाएगा। कहां बढ़ाना चाहिए था, देश को। देखिए, आप इसको मदद, कल्याण, दान, ये सब नाम मत दीजिए, इसीलिए दान बदनाम हो चुका है, इसीलिए कल्याण की भावना बदनाम हो चुकी है। क्यों लोग कहते हैं भाई तू कुछ स्वार्थ मन में अपने लिए हुए हो, तभी इसका ये काम कर रहे हो। बताइए, अगर वो व्यक्ति ईमानदारी से कोई किसी क्योंकि मन में दुर्भावना आने से अगर आपका दान बेकार है, आपका मदद बेकार है, आपका सहयोग बेकार है। यानी कि मन में कोई दुर्भावना नहीं हो तब आप ये सब करिए, बिल्कुल सही है। अगर आप जातिवाद की भावना लेकर किसी की मदद करें तो कल्याण थोड़ा ही है वो। आप क्यों जातिवाद का नाम लेकर उसको मदद करिए। आप कहिए भाई तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूं, इंसान इंसान का मदद करेगा। पहले तो कर्तव्य है इंसान के रूप में। भाई सड़क पे पड़ा हुआ एक बच्चा मिल जाए और कोई उसका माता पिता ना दिखे, किस जाति का, कोई माई का लाल बता देगा क्या किस जाति किस धर्म का है। अगर जन्मजात बच्चा मिल जाए सड़क पर, नंगा पैदा हुआ, और कोई न जान पाए तो कोई कौन है, कोई बताए ना कि ये कौन है, किसका बच्चा है, कौन माई का कौन ऐसा व्यक्ति है इंसान इस पृथ्वी पर, दिव्य ज्ञानी, जो ये बता देगा कि यह किस जाति का है। जाति तो मानवीय अवधारणा है, परलोक में इसका कोई महत्व नहीं। परलोक में सबके लिए एक टिकट है कि आप पाप लेके जा रहे हो कि पुण्य। अब परलोक की बातें छोड़ दी, सब कुछ कर्म से होना है, चाहे यहां हो चाहे वहां कहीं हो। आपकी कर्म गति ही आपके लिए सबसे बड़ी निर्णायक है। आपको अगर ऐसा लगता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कर्म गति के अलावा कुछ और बात है, तो ऐसा नहीं है। कर्म गति से ही सारी निर्णय है, चाहे आप किसी चीज के लिए जो करिए, ठीक है ना। तो कर्मगत व्यक्ति को मिलना है, तो जातिवाद के तहत जब व्यक्ति वो कर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम उसके समक्ष वही आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, तो ये हो गया जातिवाद के दो पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक, यानी पहले संकीर्ण भावना उसके मन में पैदा होगी, फिर उस संकीर्ण भावना को इंप्लीमेंट करेगा, और यही इंप्लीमेंटेशन देश और समाज के एकीकरण के लिए सबसे भयानक है, और यहीं से जातिवाद भयानक रूप लेता है। देखिए, भारतवर्ष में वैदिक काल की अगर हम बात करें, वहीं से मान लीजिए सामाजिक संस्करण की व्यवस्था, क्योंकि ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग व्यवस्था हो सकती है, काम करने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं ऐसी व्यवस्था दिख रही है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, और अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख पढ़ भी नहीं पाए। 400 अक्षर मिला, लेकिन हम जान नहीं पाए हैं कि किस अक्षर का क्या अर्थ है, पढ़ने में लोग असफल रहे। लेकिन वैदिक काल में जब हम आते हैं तो वहां वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है वर्ण करना, यानी जिस कार्य का आप वर्ण कर रहे हैं आप उसी वर्ण के हो गए। अगर आप पूजा पाठ की बात कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं तो आप पुरोहित हो गए। ब्राह्मण सब बाद में आया, पहले पुरोहित हुआ। और अगर आप युद्ध कार्य कर रहे हैं तो आप योद्धा यानी क्षत्रिय कहला रहे हैं। क्षत्रिय बाद में आया, पहले राजन्य कहा गया है, राज करने वाली जाति। और पुरोहित और राजन्य के बाद जो अगली जाति आई वो क्या थी? वैश्य थी। इसी में शूद्र भी थे और इसी में बिजनेस व्यवसाय करने वाले भी थे। लेकिन सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द पहली बार। और ये बहुत बाद में, ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत बाद का है, यानी इसको जोड़ा गया अलग से। यानी ये व्यवस्था पहले नहीं थी, जबरदस्ती इसको लाया गया। अब इसको अब बताइए, ऋग्वेद को कहा जाता कि भाई ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब क्या हो गया? कि किसी पुरुष ने रचना नहीं की, ईश्वर ने रचना की। फिर बाद में कहा गया कि द्वितीय से सप्तम मंडल तक इसको अलग अलग ऋषियों ने संकलित किया। एक तरफ तो अपौरुषेय बता रहे हैं, दूसरी ओर ये बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने किया। और 10वां मंडल, 8वां मंडल, ये सब बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया तभी तो ये माना जा रहा है कि हमारे वहां पहले वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उसमें स्वतंत्रता थी। छोटा से छोटा व्यक्ति बड़ा से बड़ा हो सकता था। जैसे वाल्मीकि के बारे में देख लीजिए, डाकू थे, मरा मरा कहते राम राम कहने लगे। एक रत्नाकर डाकू जो है मरा मरा कहते हुए राम कहने लगे, और वाल्मीकि महासंत बन गए, रामायण के रचयिता बन गए। तो नीचे से कहां पहुंच गए? सबसे ऊपर पहुंच गए। यही वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था के तहत ब्लॉक नहीं थी। और इसका हो सकता है उस समय उपयोगिता भी रहा हो। एक ऐसी व्यवस्था थी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। वो मानते थे कि इससे श्रम विभाजन बना रहे, और श्रम विभाजन के साथ साथ लोग ऊपर से नीचे आ जा सकेंगे। ऐसा थोड़ा है कि शूद्र में पैदा होगा शूद्र ही रहेगा, वो शूद्र से ऊपर जा सकता है। उसके कर्म अगर क्षत्रिय वाले हैं तो क्षत्रिय हो जाएगा। जैसे भारत में नंदवंश देखिए, नापित पुत्र था, नाई का पुत्र था, शूद्र वंश था, लेकिन कार्य उसके क्षत्रिय था। बहुत सारे शूद्र राजा भारत में हुए। जैसे लोग कहते हैं कि शूद्रों को मौका, बहुत सारे शूद्र राजा हुए हैं। भगवान राम के जमाने में निषाद राज गोहू भगवान राम के परम मित्र थे। हमारे वहां कर्मगत व्यवस्था थी, कर्म जिसका जैसा था उस आधार पे बना। लेकिन धीरे धीरे वैदिक काल से, जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो कर्मगत थी, जो कर्म के आधार पर निर्धारित था, जिसमें व्यक्ति जैसा कर्म करता था उस वर्ण का हो जाता था, ये बदलती चली गई। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था जाति में बदल गई। जाति और वर्ण में अंतर क्या था? वर्ण कर्म पर आधारित था और जाति जन्म पर आधारित था। यानी अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा होंगे तो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय घर पैदा होंगे क्षत्रिय होंगे, वैश्य के घर पैदा होंगे वैश्य होंगे, शूद्र के घर पैदा होंगे शूद्र। और इसके बाद स्थिति इतनी भयानक होती गई कि इन्हीं जातियों के, अच्छा लेकिन प्रतिबंध तो था, लेकिन प्रतिबंध के बाद मनुष्य की लालसाएं तो खत्म होती नहीं है। जाति के खांचे में बांट तो दिया गया ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला नीचे संबंध नहीं रखता था, नीचे नहीं ऊपर नहीं संबंध रखता था। तो इसमें अंतरजातीय विवाह भी होने लगा। लेकिन जो जातिवाद के बड़े पैरोकार बनते थे, विद्वान बनते थे, सन्यासी ऋषि मुनि बनते थे, उन्होंने तो प्रतिबंध लगा के रखा था कि नहीं भाई, जिस जाति में पैदा हुए उसी जाति से तुमको विवाह करना पड़ेगा। तो ऊंच नीच जातियों में जब विवाह होने लगा तो उसको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह करने लगे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि प्रतिलोम विवाह की स्थिति ऐसी हो गई कि ऐसी बहुत सारी जातियां पैदा हो गईं जिनको छूना, स्पर्श करना और उनकी छाया के निकट आना भी व्यक्ति को अपवित्र कर देता था। वहीं से अस्पृश्य जातियां पैदा हो गई। अब बताइए, जातिवाद का भयानक परिणाम निकल रहा है। जातिवाद का भयानक परिणाम यह हो गया
कि अछूत जातियां पैदा हो गई, जो हमारी संस्कृति में इसका कहीं वर्णन नहीं था भारतीय। तो क्या जातिवाद का इससे भयानक परिणाम कोई होगा कि उसी ईश्वर द्वारा पैदा किया गया एक व्यक्ति जो है, आपने उसको छूना स्पर्श करना पवित्र बना दिया। आप कौन है भाई? पैदा तो ऊपर वाले ने किया है। प्राण देने, इस पृथ्वी पर प्राण देने की क्षमता जब किसी के अंदर नहीं है, तो यह बांटने की क्षमता किसके अंदर मिल गई कि यह अछूत है, यह छूत है। जब आप किसी को पैदा ही नहीं कर सकते हो, तो आप उसको ऊंच नीच केवल जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर व्यक्ति नीच ऊंच होता है। कर्म के आधार पर व्यक्ति ऊंच नीच होता है, होना चाहिए। अब तालिबान को कोई पवित्र थोड़ा कहेगा, नहीं कहेगा, क्योंकि कर्म उसके हर इतने बेकार है। कर्म के आधार पर ऊंच नीच होना चाहिए। रावण देखिए, पता नहीं कहां से लोग कहते हैं ब्राह्मण है, राक्षसी का पुत्र था, कैसे वो ब्राह्मण हो गया? लेकिन ब्राह्मण पिता के विशेषरवा से पैदा हुए, उसको ब्राह्मण कह दिया। कर्म राक्षस के थे उसके सारे गुण तो अपने मां से आए थे। कर्मगत वो राक्षस था। अब जन्मगत आप उसको ब्राह्मण कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये अलग की बात है। टीका टिप्पणी यहां शास्त्रों पे नहीं होगा, टीका टिप्पणी यहां संस्कृति पे भी नहीं होगा। टीका टिप्पणी उस गंदगी पे होगा, उस गंदी मानसिकता पे होगा जिसने देश और समाज को बर्बाद करके रखा। यहां टीका टिप्पणी से होगा, और हम लोग अपने विश्लेषण को अपने सिविल सेवा तक समर्पित रखेंगे। किसी पार्टी, किसी जाति, इससे बेकार की बात है। ये सब एक गंदी राजनीति का अंग है, और केवल वोट पाने की राजनीति। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि कौन सी पार्टी किस जात के लिए करेगी, ठीक है ना। ये सब बेकार की बातें हैं, और इस राजनीति में, गंदी राजनीति में, राजनीति बात छोड़ी, राजनीति तो गंदी राजनीति में हम लोग को नहीं पढ़ना। अब देखा ये जाए, अच्छा एक बात और, अब मैंने बताया था कि चिरौ सिद्ध के कराऊंगा कि हम लोग गुलाम बने थे इस जातिवाद की। अब जातिवाद की स्थिति बढ़ती चली गई, जैसे जैसे प्राचीन काल में तो ये बढ़ता चला गया। भाई अगर छाया पड़ जाता था, या अगर कोई शूद्र जो है वैदिक उच्चारण करता था, तो उसके जिह्वा को काट दिया जाता था। कान अगर वेद का उच्चारण सुन लेता था, तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये सब तमाम कुरीतियां बढ़ती चली गई, और ये तय हो गया कि एक विशेष जाति केवल पूजा पाठ करेगा, और दूसरी विशेष जाति जो है वो क्या करेगा? राजकाज का काम करेगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि भारत में अन्य जाति के लोगों को भी अवसर मिलता रहा कि वो राजा बने, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं। और जब पूर्व मध्य काल का समय आया, यानी जब दुनिया का इस्लाम में प्रसार हो गया और भारत की ओर आने लगे वो लोग, तुर्क भारत, अरब और तुर्क भारत की ओर आक्रमण करने आने लगे, तो स्थिति इतनी विकट थी भारत की कि एक विशाल संख्या में, छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की संख्या में भारत में ऐसे लोग हो गए जो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो सनातन धर्म में, यानी हिंदू धर्म में इन है कि आउट है, अंदर है कि बाहर है। अब बताइए, कुकर्म किए बड़े बड़े लोग, और उससे जो पैदा हो गए, उनको आप बताओगे कि वो किस जाति में है, किस जाति में नहीं है? वो अछूत हो गए, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, इन आउट। अच्छा, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। अब बताइए जरा सा, अच्छा एक बात और है, युद्ध लड़ने का काम दे दिया गया कि भाई एक ही स्पेशल जाति है जो युद्ध का काम करेगी, ठीक है, वो योद्धा जाति के रूप में ही पैदा हुए, ठीक है, वो किए और देश की बहुत दिनों तक रक्षा भी किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं किए। लेकिन भाई अगर देश में बहुत बड़ी संख्या अन्य लोगों की है, तो आप उनको भी तो सैनिक रूप में शामिल करोगे, नहीं करोगे? कैसे आपकी सेना बड़ी होगी? तुर्क और मुगल लाखों सेना ले रहे हैं, आप 3000 4000 सेना से युद्ध लड़ोगे, कैसे जीतोगे भाई? आप युद्ध का मौका सबको दे दो। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सारी जंगली जनजातियों को मिला के सेना बनाया और भारत की सबसे बड़ी सेना तैयार कर दी। प्लूटार्क कहता कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सेना को जाति के खांचे पर नहीं बांटे,
हर जातियों को, शिवाजी ने भी यही काम किया, मवाल जाति के लोगों को भर्ती किया और अपनी सेना को बताइए कहां से कहां ले गए। महाराणा प्रताप ने भी यही किया कि भीलों को अपनी सेना में लिया और अजय रहे। कहने का मैं यहां कोशिश क्या कर रहा हूं कि हर जाति को अगर मौका मिलता युद्ध में जाने के लिए, अगर उनके ऊपर जातिगत प्रतिबंध न लगाया जाता और ये न कहा जाता कि ये फला जाति के हैं तो युद्ध करने लायक नहीं है। भाई देखिए, कुछ लोग इधर उधर हो सकते हैं सेना में, लेकिन बड़ी संख्या इन लोगों को नहीं दी गई। अगर इनको दी जाती तो शायद भारतीयों की सेना, भारतीय राजाओं की सेना बहुत विशाल होती, क्योंकि जनसंख्या, हेरोडोटस ने उस जमाने में कहा था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि हमारे ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है। और बताइए, विदेशी हमको संख्या के आधार पर अगर पराजित कर दे रहे हैं, कैसे है ये? कैसे है कि वो 1 लाख की सेना लेकर आ रहा है और हम 5,000 10,000 की सेना लेके लड़ रहे हैं? कैसे लड़ रहे हैं? आखिर हमारे पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए थी ना। अकबर 80,000 सेना भेज रहा है, महाप्रताप कुछ हजार सेना लेके लड़ रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। कैसे जीत पाएंगे भाई? अरे भाई, मनुष्य की शक्ति की एक सीमा है ना। एक राजपूत 100 को मारे, लेकिन 1000 को थोड़ा मार पाएगा। अब वो लाखों की संख्या में है। तो जातिगत संस्करण ने, ऊंच नीच के भेदभाव ने एक बहुत बड़ी जनसंख्या को सैनिक सेवा से क्या कर दिया? विरक्त कर दिया। और जब आक्रमण हुआ तो कुछ ही जातियां अपने आप को ये मानी कि देश की रक्षा हमारा कर्तव्य है, और जो सबसे बड़ी जनसंख्या थी उसको अवसर ही नहीं मिला। इसीलिए इतिहास बदल गया, इसीलिए इतिहास बदल गया। इस जातिगत शून्य ने, इस जातिवाद के दुष्परिणाम ने कितना भयानक रिजल्ट पैदा किया भारत के इतिहास में। आप कहेंगे कि नहीं, वो ताकतवर थे। हर कोई मानता कि तुर्कों से एक राजपूत भारी था, एक क्षत्रिय भारी था। एक तुर्क, एक क्षत्रिय, एक राजपूत कई तुर्कों पर भारी था। कैसे वो जीत गए? उनका घोड़ा बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना तीर धनुष था। मोहम्मद गोरी को भारत में 2 बार पराजित होना पड़ा। महमूद गजनबी ने विद्याधर को परास्त नहीं कर पाया, चंदेल शासक। कश्मीर को 2 बार नहीं जीत पाया। किस वीरता की बात करते हो भाई? सोमनाथ मंदिर के आक्रमण से वापस लौटा था, रास्ते में उसको जाट लूट लिए, रास्ता बदल दिया तब भी लूट लिए। किस वीरता की बात करते? तो जातिगत संस्करण ने भारत, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि एकीकरण में बाधा पैदा किया और उस एकीकरण ने हमारे समक्ष भयानक परिणाम पैदा कर दिया। विश्लेषण करिए, इसी विश्लेषण पे नंबर एग्जाम में मिलेगा। आइए थोड़ी सा और कारण जान लिया जाता। देखिए, हमारा मूल मुद्दा ये है कि आपके अंदर एक विश्लेषण क्षमता पैदा करना। देखिए, कहानी कथा बहुत है, कम से कम भारत में सैकड़ों किताब, हजारों किताब ऐसे हैं जिसमें जातिवाद के बारे में तमाम प्रकार के लेख मिल जाएंगे, निबंध मिल जाएंगे। किसी किताब का, किसी शिक्षक का प्रथम दायित्व यह होता है कि वह अपने विद्यार्थी के अंतर्गत एक क्षमता पैदा करे, कुछ कहने की, कुछ लिखने की, कुछ सोचने की। अगर हमारे पढ़ाई के बाद आपके अंदर कुछ लिखने, कहने, सोचने की क्षमता नहीं पैदा होती तो बेकार है। इस लेक्चर का कोई मायने, गला फाड़ने कोई मतलब नहीं, इस गला फाड़ने कोई मतलब नहीं। इसका मतलब तभी है जब आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता पैदा, और वो क्षमता तभी पैदा होगा जब हम आपको रियलिटी के बारे में बताएंगे। केवल किताबी तो आप भी जाना ये वो कारण है, ये तो हर व्यक्ति जानना क्या क्या कारण, इसको मतलब थोड़ो है हम इसका विश्लेषण करें। अगर आप कहेंगे कि वर्तमान में जातिवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पॉलिटिक्स। अगर भारत को सबसे ज्यादा किसी ने गंदा किया है, पॉलिटिक्स मत कहिए, गंदी राजनीति बोलिए, गंदी राजनीति। लेकिन अब गंदी सब तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, आप लिखेंगे राजनीति। लेकिन राजनीति भाई, राज को चलाने की नीति राजनीति।
अब इसको आप अनीति बना दोगे, इसको आप कुनीति बना दोगे, तो ये तो गलती चलाने वाले की ना, राजनीतिक गलती नहीं है, ये राजनीतिक गलती नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन असल में पॉलिटिकल ग्रंथ है, वो अर्थशास्त्र थोड़ो है। अर्थशास्त्र के तो वर्तमान जन्मदाता तो एडम स्मिथ है। उस समय चाणक्य ने राजनीतिक ग्रंथ लिखा था, नाम भले अर्थशास्त्र था उसका, यानी वो भी राजनीति को वहीं से महत्व दिया जा रहा है। अब वो अगर अनीति होता, दुर्नीति होता, खंड नीति होता, देश विनाशक नीति होता, तो चाणक्य जैसा देशभक्त उसको क्यों लिखता। अखंड भारत की संकल्पना भारत के ज्ञात इतिहास में सबसे पहले चाणक्य के मन में ही तो आई और इंप्लीमेंट किया उनके परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वो सही भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भूमि पर शासन किया, भारत का किसी राजा ने शासन नहीं किया, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अंग्रेज क्यों ना हो। तो हम लोग विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर ही इस बात को जानेंगे। आइए देखा जाए कारण क्या क्या है। कारण तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सा हम लोग यहाँ उसको विश्लेषित कर लेंगे कि भाई तभी मेरा क्लास पूरा होगा। हालांकि जगाने का जो काम हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आइए देखा जाए कारण। तो कारण में सबसे भैया अंतर्विवाही समूह, जाति जो अंतर्विवाही है, ठीक है ना। अंतर जाति ने अंतर्विवाही बने, अपने अंदर शादी करेगी। फला जाति को तो भैया फला उसी जाति में शादी करो। अच्छा, वो व्यक्ति अगर शादी नहीं कर रहा है तो उसको बुरा किया कहा जाता है, भला कहा जाता है, बुरा भला बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। कुल विनाशक भी कहा जाएगा, कुल द्रोही भी कहा जाएगा, कुल कलंक भी कहा जाएगा। हो सकता है अपने जात से बहिष्कृत कर दिया जाए। तमाम चीजें मन व्यक्ति के मन में तो आता है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है इन चीजों से। तो विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है वो सबसे बड़ा कारण है जातिवाद को बढ़ाने वाला, विवाह संबंधी प्रतिबंध। अच्छा, एक बात और है, ऐसा नहीं कि वो भी भारत की धरती वीरों से खाली कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं, भारत में वीर नहीं बहुत, लेकिन लोग इन्हीं चीजों से डर जाते हैं। सामाजिक कलंक, जो समाज का कोप है, समाज का जो कोप है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देता है। लोग उसको शंका के निगाह देखे, देखो फला जाति का है, फला जाति में शादी, जैसे लगा अगर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया उसे। ऐसा नहीं भारत में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन उसको बेचारे कितना संघर्ष करना पड़ता है ये भी तो आप जान लें। कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है ऐसा करने के लिए, ये भी तो आप जाने। हर आदमी आदर्श बनना चाहता है, और आदर्श वो अपने जाति के अंदर में बनने के लिए बेचारा अंतर विवाह कर ही रहा है। तो अपने जाति में विवाह करने का प्रेरित करना, यानी विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है, यानी एक जाति अपने ही जाति के अंदर विवाह के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करती है, बल्कि जबरदस्ती करती है। प्रेरित का कौन शब्द होता है, कहिए जबरदस्ती करती है। जातिवाद प्रेरणा से नहीं बढ़ेगा, जातिवाद जबरदस्ती से यानी फोर्स से बढ़ेगा, प्रतिबंध से बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण जातिवाद का है अंतर्विवाह। अच्छा, आप अगर पूछेंगे कि जातिवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, तो पॉलिटिक्स में बताऊंगा, यानी राजनीतिक कारण। अब आप कहेंगे कि राजनीति कैसे, इस समय पहले जमाने में जो जाति बढ़ा वो अरे उस समय भी तो राजनीति से ही बढ़ा। जातिवाद का विकास ही राजनीति से हुआ। क्यों हुआ, तो भाई अब इसको सुन लीजिए। क्योंकि एक जाति को ऐसा लगा कि देखो बहुत अच्छा स्थिति हमारी चल रही है, और हमसे जो नीचे वाला उसकी स्थिति हमसे बढ़िया नहीं है, क्यों ना हम लोग इस जो समूह है इसको एक विशेष जाति में बदल दिया जाए, और सत्ता पे हम ही काबिज रहे, सारे सुख सुविधा हम ही भोगे। उस समय भी मन में राजनीति ही आया था। उस समय भी जातिवाद के पुख्ता होने में बहुत बड़ा कारण राजनीति ही था। अकबर महान कहा जाता है, किसी छोटी जाति के लड़की को ब्याह के नहीं लाया था। वो तो जहांगीर छोटी जाति के लोगों को भी अपने, अकबर ने कभी नहीं देखा वो जाति उसके वहां या तो उच्च कुल के लोग और चाहे राजपूत,
उच्च कुल के वंशीय लोग ही अपने वहां पे आता था, यानी उसके मन में भी यही जाति भावना थी, वो निम्न लोगों को नहीं देखता। बलबन बलबन कहता था कि जब मैं निम्न जाति के लोगों को देखता हूं तो मेरी नाड़ियां फड़फड़ाने लगती है और मेरा हाथ तलवार पर चल जाता है। बताइए, वो भी निम्न उच्च जाति मान रहा है। अब नस्ल वस्ल बात अलग है, लेकिन का संबंध तो मतलब नस्ल, रेस, प्रजाति, जाति, इसकी मतलब नहीं, सब तो दिमाग तो मनुष्य का वहीं लेके खड़ा हो रहा है ना। उतना हम भी जान रहे हैं कि ये वो प्रजाति है, जाति है, और ये रेशियल, सब जान रहे हैं। प्रजाति के पीछे भी तो छोटा, ऊंच नीच और गोरा काला भावना, तो हर जगह तो शब्द वही आ रहा है। अरे हमारे वहाँ जाति है, विदेश में प्रजाति है, कोई निग्रो है, कोई मंगोलायड है, कोई प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सबके पीछे व्यक्ति की भावना, दुर्भावना ही काम कर रही है, छोटी बड़ी, ऊंच नीच, काला गोरा। बहुत लोग कहते हैं जो लोग यहां श्याम वर्ण थे उनको शूद्र घोषित कर दिया गया, जो गौर वर्ण थे उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घोषित कर दिया गया। यही चीज वहां प्रजाति है। गोरे लोग अपने आप को उच्च समझ गए, काले लोग इनको निम्न बना दिया। अरे गोला काला तो भगवान ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया है, प्रकृति ने पैदा किया है। इससे कोई आदमी, खुनवा तो सबका लाल है, किडनी लीवर तो सबके पेट में है, किसी के पास 5 सिर थोड़ो है, कोई चतुर्मुख और दशानन थोड़ो है, सब तो एक है, कलर के आधार पर। ये भावना, वही भावना हमारे वहां जातिवाद है, वही भावना उनके वहां प्रजातिवाद है। इस कौन सी बात है? इतना डिस्कशन बहुत होता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्कशन मेन बिंदु पर करिए कि अंदर जो दुर्भावना काम कर रही है वही इन समस्या को बढ़ा रहा है। यही डिस्कशन का मूल बिंदु है। तथ्य पे नंबर मत लाइए, क्योंकि पुरातन लेखन शैली को तो बदलना ही पड़ेगा। खासकर हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है, अब उसको अपने लेखन में बदलाव लाना पड़ेगा। एग्जामिनर को जताना पड़ेगा कि भैया आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को केवल विद्वान ना समझो, हम भी हैं रणबांकुरे, हम भी रणबांकुरे हैं। तो जब तक आप विश्लेषण नहीं करोगे, रणबांकुरे आपको नहीं बनाएंगे वो। तो दूसरा है राजनीति। अगर मेरे अनुसार से आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा अगर जातिवाद को किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो राजनीति। जाति के आधार पर पार्टी बनाएंगे, कहेंगे बस करो, ये जाति हमारा कॉपीराइट है, यानी अगर मैं हूं तो ये जाति हमको वोट करेगी। जाति के आधार पर कैंडिडेट बनाएंगे, जाति के आधार पर मुख्यमंत्री तक बनाएंगे। देख ही रहे आजकल भारत में क्या क्या हो रहा, कहां कहां जाति के आधार पर मंत्री बनाएंगे। और चुनाव जब होगा पता करेंगे कि इस जाति के लोग वहां ज्यादा हैं उस जिले में, तो उस जाति का ही कैंडिडेट उठाएंगे और कहेंगे मैं जातिवाद को नहीं मानता हूं। इतनी मक्कारी, धूर्तता, बेशर्मी से कहेंगे हम क्या जाने जातिवाद। और उस जाति को लाने के लिए पूरी षड्यंत्र बनाएंगे। देखो फला इस, अब देखिए क्या करेंगे, अपने राजनीतिक संगठन को ऐसे बांटेंगे कि 2 लोग इस जाति के, 2 लोग इस जाति के, 2 लोग इस जाति के। भाई सब जाति का वोट लेना है। ये नहीं कहेंगे कि 2 लोग बहुत अच्छे लेंगे, 2 लोग मध्यम वर्गीय अच्छे लेंगे, 2 लोग सबसे कम लेंगे और बेकार लोगों को बहा देंगे। ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 लोग इस जाति से। अरे भाई अच्छे लोग लो ना। आप एक तरफ तो बात करते हो कि अच्छी राजनीति चाहिए, अच्छा देश चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, दूसरी यार आप जाति के आधार पर चाहे गुंडा हो चाहे अपराधी हो। क्या राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण। एक जमाना था कि राजनीति का अपराधीकरण होता था, यानी राजनीतिक जो है वो अपना वोट पाने के लिए अपराधियों को लाते थे। बाद में अपराधी का बस तुम काहे करोगे, हम ही राजनीति करेंगे, अपराध का राजनीतिकरण हो गया। तो जाति के आधार पर लोग बड़े बड़े अपराधियों को बैठा दिए। अब यहां से इस मंच से मैं पर्टिकुलर देखे एग्जाम्पल एक नहीं सैकड़ों यहां इस मंच से दे सकता हूं। मेरा ये मुद्दा ये नहीं है कि देखिए नेता क्या करते हैं, फला पार्टी का नेता इसको बोलता है, इस पार्टी का नेता उसको बोलता है। देखिए सब जान है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के तू तू मैं में क्या होता है,
जनता का ध्यान असल मुद्दा से हटा देते हैं और उनका यही चाल रहता है। आपस में सब मित्र हैं। देखिए, आपने कभी सुना है कि फला पार्टी के नेता का कोई शादी ब्याह इनाग्रेशन हुआ तो उस पार्टी के नेता को नहीं बुलाया? और जानते क्या मक्कारीज कहते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। अच्छा, जनता से दुश्मनी के नाम पे आपने वोट ले लिया और आपके राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स के आधार पर अगर आप ये सोचते हैं कि वो विरोध कर रहा है, तू मैं कर रहा है, तो उनमें दुश्मनी है, बिल्कुल गलत बात है। वो आपस में बहुत मित्र हैं, बहुत अच्छी मित्रता उनके मन में। वो केवल हमारा आपका ध्यान बटाने के लिए एक दूसरे को गाली देते हैं ताकि जनता उसी में फंस जाए और असल मुद्दे से ध्यान हट जाए। बात समझे? तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग तो शिक्षक, हम लोग ये थोड़ा कहेंगे कि इनको बोले उनके बोले और विवाद शुरू हो जाए और जनता, हम तो आपको जगाना चाह रहे विश्लेषण के आधार पर। और आप एग्जाम में ऐसा लिखें कि आप बिल्कुल एक छत्र, आपको नंबर देना ही पड़े एग्जामिनर को, एग्जामिनर से आप लें वैसा नंबर, तो वो तभी होगा जब आप विश्लेषण करेंगे। निष्पक्ष भाव से आप लिखें, किसी जाति धर्म का नाम ही नहीं लेना है, ठीक है? तो राजनीति ने सबसे ज्यादा अगर गंदा किया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है आधुनिक भारत में, वो जातिवाद ने दिया है। अयोग्य, भ्रष्ट, बेईमान व्यक्ति अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठ रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण जातिवाद रहा और उसका बहुत बड़ा कारण भारत में संप्रदायवाद भी रहा। देखिए, कारण बहुत हो सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे भाई गद्दी पर बैठने का बहुत, देखिए कारण बहुत है, ठीक है ना? लेकिन गिनती के अगर प्रमुख कारणों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ा कारण जो है तो वो राजनीति रहा है। और राजनीति ने जातिवाद को बहुत बढ़ाया है। उसी पार्टी के व्यक्ति को उठाएंगे, उसी जाति के व्यक्ति को उठाएंगे, बल्कि सदस्य तक उसी को बनाएंगे। पार्टी का निर्माण भी उसी जात से हो गया है। फिर जातिवाद बढ़ने में बहुत बड़ा कारण है, अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करते हैं कि भाई हम इस जाति का प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करें या इस जाति के लिए काम करें, इस जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दिलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको उच्च पदों तक पहुंचाए, तभी तो हमारा जाति आगे बढ़ेगा। तो जातिवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा है जो जातीय प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य होता है। अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो लोग वर्क कर रहे हैं वो जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा जातीय संगठन, हर जाति का देखिए अलग अलग संगठन बना हुआ है। अच्छा, एक देखिए, किसी कोई काम पड़ेगा समाज में तो हर जाति के पास जाएंगे, लेकिन संगठन अपनी जाति का बनाएंगे। अच्छा, एक व्यक्ति को इस दुनिया में जब मदद की आकांक्षा पड़ती है और एक भयानक संकट पैदा होता उस व्यक्ति के समझ, किसी भी जाति का, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो क्या वो व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा फला जाति आके हमारे पास मदद करे हमारी? अच्छा, मान लीजिए उस जाति का व्यक्ति उसके पास नहीं है, कोई दूसरी जाति का है, तो वो ऐसा कहेगा कि भैया तुम मदद ना करो, फला जाति को लाओ। उस समय तो सोचेगा चाहे कोई आ जाए, अछूते आ जाए, हमारी मदद कर दे। अब बताइए कितना स्वार्थी मनुष्य होता है कि जब अपने पर बन आया तो कोई जाति नहीं। ऐसे समाज को गंदा करने के लिए तमाम संगठन बना डाले। ठीक है भाई, हित जरूर करो, लेकिन हित ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देश हित के समक्ष संकट पैदा करो। जातिवाद की तमाम भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन तब जब वह देश के एकता और अखंडता पर संकट पैदा करे। देश की एकता और अखंडता पर संकट पैदा करने का किसी भी जाति को कोई अधिकार नहीं। मैंने बताया अभी कि हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े संकट आए वो इसी संकट, इसी जातिवाद के कारण आए, चाहे वो प्राचीन काल में हो, चाहे मध्य काल में हो और चाहे आधुनिक काल में। कारण और भी बहुत रहे होंगे, कारण तो सैकड़ों हम ही गिना सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो कारण गिनाने की बड़ी बात नहीं, मेन कारण की बात करें। कारण गिनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सिविल सेवा के शिक्षक के रूप में कोई हमें कारण गिनाने में समय नहीं लगेगा। डिस्कशन का मुद्दा जो है, प्रमुख मुद्दा जो, उसकी बात पे हम लोग करेंगे।
ठीक है ना। पता चला हम बता दिए कि चुनाव में वोटिंग जो है योग्यता के आधार पर होता है। अरे मैंने तो देखा है अपराधी चुनाव में उठे हैं और एक तरफ एक पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी वोट में उठा है और उस अपराधी ने पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी का जमानत जब्त करवा दिया। कैसे भाई? आप कह रहे योग्यता, अब डीजीपी ज्यादा योग्य तो अपराधी नहीं है ना भाई। कैसे वो जीत गया? और हम ही लोगों ने जिताया, मतलब जनता ने ही जिताया। अब आप क्या कहोगे? अब आप वहां एग्जाम में लिख रहे योग्यता के आधार पर वोट दिया जाता है, शिक्षा के आधार पर वोट दिया जाता है। अरे ये सब तो सतही बातें हैं, असली बात ना लिख दो कि जनता को भड़काने के नाम पर वोट दिया जाता है, जनता को जातिवाद के नाम पर वोट दिया जाता है, जनता को सांप्रदायिकता के आधार पर। ये सब असली चीज बताओ ना, जो सबसे प्रमुख घटक है। आयोग भी जान रहा है कि आप शिक्षा लिखोगे, योग्यता लिखोगे, विकास के नाम पर वोट, विकास के नाम पर वोट आप लिखोगे, अरे बड़ा विकास हुआ लोग वोट दे दिए। अरे ये सब सतही गिनती है, असली गिनती लिख दो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। ये सब वोटिंग का कारण है भारत में। इस पे अलग से मैं बनाऊंगा। समस्याएं जितनी हैं उसका हम लोग बहुत सटीक विश्लेषण करने का यहाँ प्रयत्न करेंगे और मेरा उद्देश्य है कोई मनोरंजक वीडियो बनाना या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर लाइक्स ये लेना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है अपनी बातों को आप तक पहुँचाना। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या अंग्रेजी कोई विद्यार्थी अगर उनके पास विश्लेषण की कमी पड़ रही है मटेरियल के, तो उनके तक पहुँचना, उनके तक इन चीज़ों को पहुँचाना। अगर उनको मटेरियल की कमी हो रही हो या विश्लेषण की कमी हो रही, उनके तक इन बातों को पहुँचाना, ये मेन उद्देश्य है। तो जातीय संगठन, फिर आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था भी जो है जातिवाद को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि एक जाति के लोग इसको पा रहे हैं, अन्य जाति के लोग जो है उसके प्रति दुर्भावना रख रहे हैं। ठीक है। और नहीं तो जातीय शब्द कह के उनको असम्मानित भी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना है जिनको किन्हीं कारणों से पीछे रखा गया। और हो सकता है कि निश्चित ही ये सही रहा उस समय था, क्योंकि ऐसे लोगों को सहयोग करना था। लेकिन इसमें भी कोई दो, ऐसे लोगों का मदद सहयोग जरूरी था, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी था। ठीक है ना। लेकिन इसके आधार पे हमें यह भी देखना चाहिए कि योग्यता नहीं मारी जानी चाहिए। अब एक को आप 1 नंबर पे ले लो, एक को आप 100 नंबर पे मत लो। अरे भाई, अगर पुरखों ने गलती की तो वर्तमान पीढ़ियों को उसका दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। आप देखिए अच्छा आप मदद का तरीका देख लीजिए। एक बच्चा गरीब क्यों पैदा होता है? अच्छा समझ लीजिए कि आरक्षण वाली जाति का है वो, सपोज करिए। अच्छा, इस पे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा आरक्षण व्यवस्था पर, और उस समय इसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन मेरे अनुसार से अगर उस व्यक्ति को कपड़ा दिया जाए, उस व्यक्ति को आवास दिया जाए, उस व्यक्ति को किताब दिया जाए, उस व्यक्ति को फ्री शिक्षा दिया जाए और इस योग्य बनाया जाए कि वह तथाकथित सवर्ण जातियों से लड़ सके, तो मुझे लगता है ये उस व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा विकास होगा। और जानते हैं, व्यक्ति बैसाखी के माध्यम से अपना विकास नहीं कर पाता, आत्मविकास नहीं कर पाता है। आत्मविकास उसका तभी होता है जब वो अपने क्षमताओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकास करे, अपने क्षमताओं के अनुसार। आरक्षण की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये नेता नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को कपड़ा देने में, किसी को वस्त्र देने में, किसी को आवास देने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। अभी भी भुखमरी से देखिए, अभी भुखमरी संकट में भारत जो सूचकांक में बहुत नीचे आ गया है। उनको खाना तो कौन भारत का ऐसा सवर्ण होगा जो किसी अवर्ण से के लिए कहेगा कि उसको भोजन मत दो? उसको आवाज कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा दो। लेकिन नेता वो नहीं देंगे ना भाई, क्योंकि उससे वोट थोड़ा मिलेगा।
वोट मिलेगा गद्दी राजनीति से। आरक्षण का नाम नहीं ले, देखो कहेंगे देखो फला जाति के फला जो पार्टी वो आरक्षण हटा रही है, वो कहेगा देखो फला जाति आरक्षण दे रहे। अब लड़ गए आपस में, वो आपस में तू मैं कर रहे हैं। अब जनता को समझना कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, असल में तो दोनों गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना, आरक्षण पे अलग बताऊंगा, लेकिन ये है कि इस तू मैं में जातिवाद बढ़ता है। जिसको मिल रहा है वो अपनी ओर जा, मेरा मूल बताने का उद्देश्य ये कि भले ही आरक्षण व्यवस्था प्रासंगिक हो, सवर्णों के नजर में प्रासंगिक नहीं है, अवर्णों के नजर तथाकथित सब, मैं सवर्ण अवर्ण प्रयोग नहीं कर रहा हूं, तथाकथित अवर्णों के रूप में वो प्रासंगिक है। ये विवाद का विषय है और ये अनुमान का विषय है। न ही इसका पूर्ण समर्थन हो सकता है, न ही पूर्ण विरोध हो सकता है। मेरे अनुसार से समस्या के सटीकता पर जाना चाहिए और समस्या का निदान करना चाहिए। जिनको जरूरी है उनको निश्चित हर चीज मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि योग्य की योग्यता न मारी जाए। यह भी ध्यान देना है कि योग्य की योग्यता नहीं मारी जाए, वरना योग्य लोग पैदा ही होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई जब हम कुछ भी कर लें, अगर हम फला जाति के नहीं हैं तो वो योग्यता का हनन होगा, और योग्यता का हनन होना देश और समाज का बहुत बड़ा हानि है। ठीक है, आइए, तो आरक्षण भी व्यवस्था जातिवाद को बढ़ा रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये डिस्कशन यहाँ नहीं है। किसी दिन आरक्षण पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां मैं इसका खुल कर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये जातिवाद का चाहे जातीय संगठन हो चाहे राजनीतिक हो, अच्छा प्रचार या संचार के माध्यम भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी जातिवाद को बढ़ा रहा है। अब विभिन्न जातियों के लिए मिल रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, फला जाति का सम्मेलन। अब फला जाति का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ उसी जाति के लोग आ रहे हैं, विरोधी जाति के लोगों को जैसे अपना दुश्मन समझा जा रहा है, ये भी तो जातिवाद बढ़ा रहा है। फला जातीय संघ, अच्छा विभिन्न जैसे चुनाव आता है, हर जाति कहीं ये सम्मेलन कर रही है, कहीं उस जाति का सम्मेलन कर रही है। देखिए अब इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा। तुमको भला केवल एक जाति का करना है कि सारे जाति का करना है, तय कर लो पहले। और एक सत्ताधारी दल और सत्ता प्राप्त करने जा रहा कि दल, सब जाति बराबर है, एक जाति नहीं बराबर है उसके लिए। लेकिन वो अपनी मक्कारी और धूर्तता, भाई जो सही है वो बताऊंगा, वो अपनी मक्कारी और धूर्तता के कारण ऐसे दिखाने का प्रयत्न करता है कि मुझे फला ही जाति पसंद है। अब वोट लेना हर जाति से। आइए अब जातिवाद के जरा दुष्परिणाम देख लिए जाए। क्या परिणाम नहीं बता रहा हूं, दुष्परिणाम, क्योंकि जातिवाद ऐसी चीज नहीं जिसका परिणाम पैदा हो, दुष्परिणाम पैदा होगा। दुष्परिणाम काहे परिणाम पैदा करें। जातिवाद, जैसा जिन लोगों को जातिवाद से फायदा हुआ होगा ना, उनको लग रहा होगा कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये बुरा भी लगे, लेकिन उन लोगों को उस समय कष्ट होगा जब किसी दिन अगला व्यक्ति अपने जाति के लिए जातिवाद करेगा और इनका हक मार लेगा। समाज में ऐसे मानक पैदा किए जाते हैं, समाज में ऐसे आदर्श स्थापित किए जाते हैं जो सर्वकालिक हो, सर्वव्यापक हो, सार्वभौमिक हो, जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू। लेकिन समाज की यही तो बहुत बड़ी कमी है कि जब अपना भला होता रहता है तो उसको कोई कमी नहीं दिखती, और जैसे ही अपने ऊपर आ जाता है गड़बड़ी तो उसको सभी कमी दिख जाती है। ये परंपरा ही समाज को बहुत दुख पैदा करती है। इसीलिए ऐसे आदर्श स्थापित करिए ना जो सबके लिए बराबर हो, तो देखिएगा जिस दिन आप पर संकट पड़ेगा आपका भी भला होगा, उसका संकट पड़ेगा उसका भी भला होगा। एक ऐसे शासन की स्थापना करिए। अब अच्छा शासन या सुशासन ये सब बड़े ही विवादित हैं, इन सब शब्दों का मैं नाम नहीं लेना पड़ रहा हूं। एक ऐसे संगठित अच्छे शासन का और कल्याणकारी देश शासन की स्थापना करिए
जो सबके लिए बराबर। तो आप देखिए, आपका भी भला होगा, सामने वाला भला होगा, लेकिन लोग ये करते ही नहीं ना भाई। उससे उनको लाभ जिससे हो रहा वही करते हैं, और वही लाभ हानि का कारण बनता है। देखिए, बड़े बड़े मंत्री संतरी भारत में रहे हैं, कोई नाम जानता उनका? कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े, लेकिन कुछ लोग उसमें महान थे, उनका नाम हर कोई जानता है और उनके लिए मन में सम्मान रखता है। तो वो सर्वकालिक हो गए क्योंकि वो अच्छा काम किए, और जो बेईमानी काम कर रहे वो तो अल्पकालिक हो गए। बस जब तक है गद्दी तब तक है उनका नाम, उसके बाद कोई नहीं जानता है। ऐसे लोगों को लोग भुला देते हैं, क्योंकि जिस स्वार्थ से आप पैदा हुए अगला भी उसी स्वार्थ से आपको देख रहा। अब आपसे कोई कमवा नहीं रहा, बेकार आप चले गए। तो सामाजिक एकीकरण में ये बाधक है, क्योंकि समाज को विभिन्न जातियों खांचे में बांट रहा है, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दे रहा है, सबसे ज्यादा नैतिकता का ही क्षरण कर रहा है, नैतिकता का संकट पैदा कर रहा है। क्योंकि जातिवाद की भावना से जो व्यक्ति प्रेरित होता है, जातिवाद की दुर्भावना से जो व्यक्ति प्रेरित होता है, वो गलत से गलत काम भी अपने जाति के लिए करता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि यह सही है या गलत है। और जातिवाद का सबसे बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम जो है, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में दिखता है। हर प्रकार के अनैतिक कार्य राजनीति में इसी जातिवाद के आधार पर किए जा रहे हैं। तो चाहे राजनीतिक हो, चाहे, और सबसे बड़ी बाधा राष्ट्र के एकीकरण में फैलती है, क्योंकि जब विभिन्न जातियां बहुत खांचों में बंट जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि देश का तो एकीकरण हो ही नहीं सकता है। और मैंने आपको बताया कि इसके वजह से जो एकीकरण का अभाव पैदा हो गया था, उसकी वजह से कितने भयानक संकट हम लोगों को भोगने पड़े। ठीक है, तो राजनीतिक भाई भतीजावाद बड़ा नाम होता है कि राजनीति में भाई भतीजावाद है, हर व्यवसाय में भाई भतीजावाद है। तो यही तो है, उसका बहुत बड़ा कारण क्या जातिवाद है तो है। अपने भाई पटीदार को अपने जाति का मान रहे हो, उन्हीं लोगों को हर जगह अंदर आप ला रहे हो, हर जाति को लोग बाहर। कितना योग्य से योग्य व्यक्ति है नहीं लाओगे। हाँ, फला व्यक्ति हमारे जाति का है, हमारा भाई। ये नहीं सोचते कि जो अच्छा व्यक्ति हो सबके लिए अच्छा है। मान लीजिएगा जो व्यक्ति अच्छा हो सबके लिए अच्छा है, और जो बुरा हो सबके लिए बुरा होगा, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी का सगा क्यों ना हो। रावण देखिए कुलद्रोही था, कुलनाशक था, दुष्ट आदमी था ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अब बताइए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मार डाला क्योंकि बुरा आदमी था। अगर अच्छा आदमी होता तो कुल कलंक साबित होता, उसको बहुत वीर माना जाता। कैसा वीर भैया, पूरा कुल नाश कर दिए। तो गलत आदमी सबके लिए गलत होगा, और सही आदमी सबके लिए सही होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। यही कॉन्सेप्ट तो लोग समझ ही नहीं पाते दुनिया में। अगर इस कॉन्सेप्ट को हर आदमी समझ ले ना, तो समाज की, मुझे लगता है, आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। कि अच्छा व्यक्ति सबके लिए अच्छा है और बुरा व्यक्ति सबके लिए बुरा है। लोग सोचते हैं अरे भाई फलाना बुरा है लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है, यही सब कहते हैं। लेकिन बुरा व्यक्ति दुधारी तलवार होता है। ये मत सोचिए कि आपके लिए भला कर रहा है, कल आप ही को पहले नुकसान वही करेगा अगर उसके पे बनाया तब। लेकिन अच्छा व्यक्ति अपने पे भी बनाएगा तब भी वो आपका भला ही सोचेगा। यही अच्छे और बुरे में तो फर्क है, लेकिन लोग यही नहीं समझ पाते हैं। देखिए, छोटा सा रहस्य है ये दुनिया समाज का, और इस छोटे से रहस्य को समझने के लिए युग 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 बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। अब भगवान कृष्ण अगर अच्छे थे तो कौरव अपना दुश्मन समझते थे। भगवान राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो रावण के लिए वो परम दुश्मन थे। अरे वो अलग की बात है कि वो अपनी मुक्ति चाहता था। मुक्ति कहां हुआ, कई जन्म तो राक्षस पैदा हुआ। वो नहीं मैं कह रहा हूं, कहने का मतलब एक अच्छा व्यक्ति हमेशा, लेकिन जिस व्यक्ति का उससे भला नहीं होगा वो उसको बुरा समझेगा, अच्छा से अच्छा व्यक्ति।
तो कहने का मतलब अच्छा सबके लिए अच्छा, बुरा, ये अगर छोटा सा रहस्य हर व्यक्ति जान जाए तो दुनिया की मुझे लगता है कि आधी क्या पूरी समस्या समाप्त करने के किनारे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। खैर, समाज इतना जल्दी नहीं समझता है, देश इतना जल्दी नहीं समझता है, समझने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा दीजिए। खैर, आज का समाज है, इंटर कास्ट मैरिज बहुत हो रहा है। पढ़े लिखे शिक्षित युवा अब अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, स्वतंत्र क्या कहिए, स्वच्छंद भी मान रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारी मर्जी। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी हमेशा बौद्धिक होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। तो आज के युवा स्वतंत्र है, अंतरजातीय विवाह भी कर रहा है, लेकिन ये संस्थागत स्तर पर शुरू होना चाहिए कि भाई अगर आपको अपने जाति में अच्छे युवक युवती नहीं दिख रहे हैं या आपको दूसरे जाति में कोई अच्छा लग रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आचरण मर्यादित होना चाहिए। मेरे अनुसार से आप इंटरकास्ट मैरिज करें, समाज उसको बढ़ावा दे, लेकिन आचरण मर्यादित होना चाहिए। मेरे अनुसार से आचरण मर्यादित होगा, देश और संस्कृति का हमेशा सम्मान बना रहेगा, लोग उदाहरण देंगे। ठीक है ना। देश और संस्कृति का कभी क्षरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश से ही अपना अस्तित्व है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं हैं। तो देश और संस्कृति का मर्यादा रखकर हम अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें। समाज के जो बौद्धिक सुधी जन हैं, बौद्धिक बुद्धिजीवी हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए। निश्चित जातिवाद खत्म होगा। जातिगत राजनीति के लिए नेताओं को दंडित करना चाहिए, चाहे वो किसी पद पर बैठे हों। मैं राजनीति को सुधार की बात नहीं कर रहा हूं, दंड की बात कर रहा हूं। अगर वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दंड मिले। और चुनाव आयोग को ऐसे पार्टी को तुरंत बैन करना चाहिए जो जाति के आधार पर वोट की मांग कर रहा है। बहुत सारे समीकरण बनते हैं, मैंने देखा राजनीति में, आप भी देख रहे हैं, बल्कि आपके कान पक गए होंगे सुनते सुनते और सोचते हो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जातिगत राजनीति पर बैन लगना चाहिए और जातिगत राजनीति को जो बढ़ावा दे रहा है उससे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि अगली बार वो नाम न ले। जातिगत संगठनों पर भी रोक लगना चाहिए। अगर आप समाज और देश का सही से भला चाह रहे हैं तो निश्चित ही हर व्यक्ति को समग्र रूप में लेना चाहिए, उसको विभिन्न जाति के खांचों में नहीं बांटना चाहिए मेरे अनुसार से। क्योंकि समाज का एक समूह है, एक समुदाय है, एक समूह संघ, एक पूर्ण रूप से कलेक्टिव नाउन है, समूहगत। और जो भला होगा तो निश्चित ही सबसे पहले सामूहिक जगत के रूप में ही हम भलाई को देख पाएंगे, क्योंकि देश है ना। तो इसके लिए आपको कुछ देर के लिए व्यक्तिगत पक्षों से हटकर देशगत होना पड़ेगा, और देशगत होने के लिए इन प्रकार के संगठन जो हैं उन पे कुछ ना कुछ तो उनके क्रियाओं पर रोक लगना, ऐसी क्रियाओं पे तो रोक लगना ही चाहिए जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो या देश के एकीकरण में बाधा पैदा कर रहे हो। अच्छा, एक बात और है, जो बाल मन होता है, यानी बच्चों का जो मन होता है बहुत कोमल होता है, आप जैसा उसको सिखाओगे वैसा सीखेगा। तो शिक्षा के स्तर पर प्रारंभ में ही जातिवाद विरोधी भावना लोगों के मन में लाना चाहिए कि आप उनको सभी जातियों को बराबर दिखाइए, सभी जातियों की भलाई के बारे में बताइए। तब वो बच्चा के मन में शुरू से, यहाँ तो बच्चा बचपन से जान जाता है कि हम फला जाति के हैं, वो फला जाति का है। अब बच्चे के मन में ही जब ये दुर्भावना, देखिए मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि जाति शब्द सूचक शब्द हटा के सोचते हैं कि नहीं भाई, मैंने पहले ही बताया जाति का संबंध केवल जाति, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग कहते जाति का, लेकिन जाति सूचक शब्द का जो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मन है, यही वो शुरू हुआ जातिवाद। यहाँ से निकालिए, तन से बाद में निकालिए, पहले मन से निकालिए। वही नहीं निकल रहा है, वो सतयुग से लेकर आज तक युग आ गया, वहीं से तो नहीं निकल रहा है। पहले निकालने की जरूरत मन से है, तन से तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अलावा जातिवाद विरोधी शिक्षा बच्चों को बचपन से दीजिए और बचपन से उनको एक आदर्श संरचना में जीने का आदत ढालिए। अगर इस प्रकार से बच्चे को शुरू से ही जातिगत शिक्षा के
स्थान पर राष्ट्रगत शिक्षा देंगे और हर जातियों से प्रेम करना सिखाएंगे, ऊंच नीच की दुर्भावना से दूर रखेंगे, तो जब बचपन से ही बच्चा समग्र रूप से समाज के बारे में सोचेगा, व्यक्तिगत रूप से न सोचकर समग्र रूप से सोचेगा, समाज तो वैसे सुंदर स्थापित हो जाएगा। ठीक है। और सबके बाद निश्चित ही जातिवाद के विरुद्ध में एक प्रभावशाली कानून जरूर बनना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून के लिए नेता के अंदर, मंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री के अंदर इच्छा शक्ति चाहिए। राजनीति की सबसे बड़ी जो कमी रही है वो है इच्छा शक्ति का अभाव। काम अच्छा है, हर कोई जान रहा है, लेकिन उसको करे ना करे ये उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और क्यों ना करे, कर देंगे तो उससे अपना नुकसान हो जाएगा। तो राजनीति जो है लाभ हानि पर चलती है। ऐसा काम करेगी जिससे वोट मिलेगा, भले कितनों नेता मंत्री डायलॉग मार लें, लेकिन असल में समस्या तो है यही है कि वो वही काम करना चाहते हैं जो उनको वोट दिलाता। तो भैया प्रभावशाली कानून बनना चाहिए जो राजनीति को, जो जातिवाद को हतो उत्साहित करता हो, उत्साहित नहीं हतो उत्साहित करता, डोमिनेट करता। ठीक है, ये वो उपाय हैं जो जातिवाद समाप्त होगा। प्रश्न है कि जातिवाद समाप्त होगा कि नहीं। देखिए, हर समय अच्छे बुरे दोनों लोग रहे हैं। अच्छे लोग अगर चाहेंगे हट जाए, बुरे लोग चाहेंगे ना हटे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कितनी नकारात्मकता को तिलांजलि देता है और कितनी सकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। यानी भारत के जनता के बौद्धिक विकास पर यह निर्भर है कि जातिवाद समाप्त होगा या नहीं। पूछा जाता है कि जातिवाद का भविष्य क्या है। बेकार की बात है ये। जातिवाद का भविष्य निर्भर है बौद्धिकता के विकास पर। लोग कितना बौद्धिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं, भारत की जनता बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व है कि वो जातिवाद को पॉजिटिव ले रही है कि नेगेटिव ले रही है। अगर बौद्धिक स्तर इतना बढ़िया उसका हो गया और वो जातिवाद को नेगेटिव ले समाप्त हो जाएगा, और बौद्धिक स्तर इतना है कि वो जातिवाद को पॉजिटिव ले रही है, तो खत्म कैसे होगा। तमाम उपाय करो, तमाम कुछ करो, अगर यहां सुधार नहीं हो रहा है बौद्धिक स्तर पर, सब बेकार है। मुझसे लोग पूछते हैं जातिवाद का, मैंने देखा निष्कर्ष में आता है जातिवाद का, बताइए ना जातिवाद का भविष्य क्या है। भारत की जनता के बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है, बौद्धिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगर बौद्धिक परिपक्वता चरम पर पहुंची, जातिवाद समाप्त। और जातिवाद ही क्यों, सारी बुराइयां समाप्त। तो आप बोल सकते हैं कि बौद्धिक परिपक्वता जितनी बढ़ेगी, बौद्धिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, सकारात्मकता का विकास जिस तरह से होता जाएगा, जातिवाद का समापन उसी प्रकार से होगा। और एक दिन अगर वह चरम पर पहुंच गया, जातिवाद समाप्त। यही जातिवाद का भविष्य है। अब कितना जनता परिपक्व होगी, कितना उसका मानसिक, ये तो बात आपसे, विद्यार्थियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। और निष्कर्ष लिखने का क्या मतलब है, जो हाइपोथेटिकल है, यूटोपिया है, काल्पनिक है, उसका क्या मतलब है। बौद्धिक स्तर पर निर्भर है, बौद्धिक स्तर के आधार पर यह आया है और वही स्तर ले जाएगा इसको। जब लोगों के मन में दुर्बुद्धि पैदा हुई, ये चीज आ गया। जब लोगों के अंदर सद्बुद्धि पैदा होगी, ये समाप्त हो जाएगा। तो सब बुद्धि के अंदर ही तो है, बाहर कहां है। ठीक है, ये डिस्कशन मैंने आज आपके समक्ष ये रखा। इसका उद्देश्य ये था कि एक संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षार्थी, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा, चाहे भारत की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को दे रहा हो, उसके मन में ये समस्याएं बार बार उठती होंगी और इसको एक सटीक जानकारी की आवश्यकता थी। और
मैंने कोशिश किया है, कितना सफल हूँ, कितना असफल हूँ, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। लेकिन इसके पीछे मेरी भावना पूर्णतः निष्पक्ष थी और मेरा एक सिविल सेवा के शिक्षक के रूप में मेरे मन में यही था कि बच्चों को इसकी सटीक जानकारी और संगठित जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि चाहे वो जीएस के पेपर में उनको प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि आप इस लेक्चर को अगर बार बार सुनेंगे तो आपके मन में एक अवधारणा तो डेवलप हो ही जाएगी, जिससे आप एग्जाम में किसी प्रकार के उत्तर का विश्लेषण कर सकते हैं। जाति पे आधारित कैसे भी प्रश्न आए, चाहे वो निबंध आवे, 2-2,500 वर्ड लिखने में बहुत समस्या आपको नहीं आए। ठीक है, एक नए लेक्चर में फिर आपके समक्ष विश्लेषण के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।